नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में 69 बीपीएससी यानी कि 69वीं बिहार पीसीएस की मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम 3 जनवरी 2024 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक है। इसका एडमिट कार्ड करीबन जो है एग्जाम से 10 दिन पहले आ सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 69 बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ और ट्रेंड और पैटर्न बिल्कुल ही बीपीएससी आयोग ने बदल दिया है। अगर आप, ये तो प्री की बात हुई, तभी तो प्री का कट ऑफ इतना कम गया है ना। अगर आप मेंस का भी पेपर उठा के देखेंगे पिछले 4-5 सालों के पेपर, तो ट्रेंड और पैटर्न बहुत ड्रास्टिकली जो है अपडेट करते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बदलता जा रहा है ट्रेंड और पैटर्न। इस बार 69 में पीटी में ही बहुत बड़ा संदेश दे दिया था आयोग ने कि भैया जो है बीपीएससी भी कुल मिला के थोड़ा बहुत जो है यूपीएससी को फॉलो करना लगा है, लेकिन फ्लेवर स्टेट पीसेस वाला ही रखा गया है। अभी आपको जो है पता होगा, अगर आपने मेंस के पहले पेपर देखे हो जैसे 63, 64, 65 इस टाइप के जो उससे पहले के जो पेपर है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मेंस में क्या आते थे, वही जो मेन टॉपिक है वही उनके पास 5-6 टॉपिक थे, उसी से घुमा फिरा के पूछते थे। गांधी जी से पूछते थे, नेहरू जी से रिलेटेड पूछते थे, टैगोर जी से रिलेटेड पूछते थे। प्लस जो इनके आंदोलन थे, चंपारण वाला हो गया, 1942 हो गया, संथल रिवोल्ट हो गया, बिरसा वाला रिवोल्ट हो गया। प्लस 2-3 कलाएं थी, वही पाल कला हो गई, जो है ये पटना कलाम कला हो गया, मौर्य काल की कला हो गया। तो ये सब चीजें पूछते थे। प्लस और क्या पूछते थे भाई कि बिहार की एजुकेशन में क्या भूमिका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार हुआ करती थी। ठीक है, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन तो स्टैटिक वाले टॉपिक से लेंगे, लेकिन करंट से मिला जुला के पूछ रहे हैं। अब मान लो स्टैटिक में कोई चीज हुई हो और अगर उसका कुछ ना कुछ किसी तरह करंट में भी डिस्कस हो रहा हो, तो उस वाली स्टैटिक की इवेंट को यहां पे, मतलब जो जीएस स्टैटिक वाली है, उसको करंट से मिला जुला के मिंगल करके पूछ रहे हैं, जो यूपीएससी का स्टाइल है। हालांकि यूपीएससी तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वहां तक पहुंचने में अभी बीपीएससी को भी काफी टाइम लगेगा। अभी तो यूपी पीसीएस भी नहीं पहुंच पाया है, जो इतने दिनों से पीछा कर रहा है। ठीक है, तो भैया आगे के लिए संदेश यही है 69 बीपीएससी मेंस वालों के लिए कि सतर्क रहें। मेंस का पूरा सिलेबस के सारे थ्योरी के पॉइंट तो आप पढ़ ही लीजिएगा, साथ में 1-1.5 साल का करंट अफेयर की थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए और भरपूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने करी हो। ठीक है, अभी आप देखें मेंस का क्या भाई इसका पैटर्न है बीपीएससी मेंस का कि जीएस 1 300 नंबर, जीएस 2 300 नंबर। ठीक है, और प्लस इसमें जो है एक एसे का इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 300 नंबर का। बाकी हिंदी वही जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग वाला रखा गया है, और प्लस एसे को, वो सॉरी ऑप्शनल को भी क्वालिफाइंग कर दिया गया है। जीएस 1 और जीएस 2 मेन जो जीएस है पूरा जीएस 1 और 2 मिला के उसके पूरे ऑफिशियल सिलेबस को पूरा, जो उसके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, प्लस लेटेस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर मिला जुला के, मतलब स्टैटिक पूरा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी पार्ट है, जिससे मेंस 69 में क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है, प्लस जो लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर, दोनों को मिला जुला के जिस तरह से ये बीपीएससी जो आयोग है 68 का पेपर पूछा है, 67 का पेपर पूछा है, 66 का पेपर पूछा है, और 69 में तो बल्कि बहुत ज्यादा संदेश दे दिया। 69 का पीटी आपने देख ही लिया है। तो भैया पूरे मेंस का बीपीएससी का जीएस का सिलेबस प्लस लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर को मिला जुला के मोस्ट एक्सपेक्टेड मेंस के 120 क्वेश्चन की सीरीज लाए, 20 दिन में है ये। डेली आपको 6 क्वेश्चन देंगे, 3 जीएस 1 से, 3 जीएस 2 से, सुबह क्वेश्चन दिए जाएंगे। इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप है ये, 20 दिन का ग्रुप है ये। ठीक है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन, 3 जीएस 1, 3 जीएस 2 के सुबह क्वेश्चन दिए जाएंगे, रात तक उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा। करिएगा ये, इसको ग्रुप को ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन खुद लिखिए, 24 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेकिंग भी कर दी जाएगी, वही ग्रुप में दे दी जाएगी। ऐसा इतनी फास्ट कोई नहीं कर सकता इंडिया में, और काफी दिनों से हम इस ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये कोई एकदम से ग्रुप नहीं आया है। ठीक है, इसमें पूरा मतलब बीपीएससी मेंस का सिलेबस का निचोड़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्लस करंट को मिला के, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे पूरी डिटेल दी हुई है, और देख के और तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। 20 दिन का है ये, 11 तारीख से 11 दिसंबर से चालू हो गया है, बाकी 3 जनवरी से आपसे का पेपर है, तो वहां तक पूरा सपोर्ट इसमें रहेगा। पीपीएससी में अब हार्डली 20 या 25 दिन बाकी हैं, इफेक्टिवली 20 दिन बाकी हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को ग्रैब कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है, कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं कि आप यदि पूरी तैयारी कर चुके हैं, आपने जीएस का सिलेबस 1 या 2 बार ही पढ़ रखा है और थोड़ा बहुत रिवाइज कर रखा है, तो अभी भी मान लीजिए कुछ आपको लगता है कि कुछ लकुने रह गए हैं, कुछ गैप्स रह गए हैं जिन्हें आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो इन मुद्दों पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है। और देखिए बीपीएससी ऐसा एग्जाम है ना कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बट जो पढ़ा हुआ है ना उसको देखना होता है कि पीछे
पीछे जो आ रखा है ना उससे कैसा मेल खा रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ रिपीटेटिव है। एटलीस्ट थीम वगैरह तो रिपीट बहुत अच्छे से करती हैं। जिस बच्चे ने भी ध्यान से ये बातें समझी हैं, लिखा है, प्रैक्टिस की है, उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, एटलीस्ट लिखने के पर्पज से। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत 2 4 5 क्वेश्चन तो आपको बाउंसर मिलेंगे, उनके लिए तो सबको रेडी रखना होता है ना। तो कुछ बातें, सबसे पहली बात देखिए, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अब तक देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखे तो देखिए प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपने कितना भी कुछ भी पढ़ा हो, बट आपने देखा ही नहीं कि उससे क्या पूछा जा रहा है, तो आप एग्जैक्टली लिखेंगे क्या? यदि आपके पास वहाँ पे टेम्पलेट नहीं रेडी है ना, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं वहाँ तो मैं सोच के लिख लूँगा, नहीं लिख पाएंगे आप सोच के। आपके पास टेम्पलेट दिमाग में एक रेडी रहना चाहिए। आपने वो अपने हाथ से अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का ब्लूप्रिंट नहीं प्रिपेयर है तो आप फिर कैसे करेंगे? ठीक है, एंड टाइम पे बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को करना, बट यदि थोड़ा सा ग्रिप किया जाए, थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो PYQ को कैसे करना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बता देना शायद सही नहीं होगा कि PYQ करना है। यदि एंड टाइम पे थोड़ा PYQ को देखना है, प्रेफरेंस देनी है, तो कैसे देंगे? केवल थीम पकड़िए। ठीक है, कैसे? मान लीजिए हिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री देख रहे हैं तो देखिए किन किन आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन आया जाए है। जयप्रकाश नारायण में पूछा गया है, सपोज करिए। ठीक है, पूछा गया है कि आप मान लीजिए गांधी को कंपेयर कर रहे हैं नेहरू से, है ना, या दोनों की आइडियोलॉजी में पूछ सकता है ना कि सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है ना। आइडियोलॉजीज को कंपेयर भी करा सकता है, कंट्रास्ट भी करा सकता है। देखिए उन्होंने पूछ रखा है। अब वो पूछ रहे हैं तो जरूरी नहीं है 2 लीडर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो अगले 2 का नहीं पूछ सकते हैं ना। वो गांधी को किसी और से करा सकते हैं, नेहरू से करा रखा है, हो सकता है अम्बेडकर साहब से करा दे, है ना, या पूछ रखे हैं तो कुछ और ट्विस्ट करके पूछ लेंगे, है ना, कनेक्ट करके पूछ लेंगे। डायरेक्टली देखिए नहीं पूछा जा रहा है। अब जो पैटर्न हो गया ना उसमें थोड़ा सा ट्रिकी नेचर आएगा। BPSC बहुत इवॉल्व कर रही है, तो एक एक्सपेक्ट करके चलिए कि हल्का फुल्का वो जो पेपर होगा वो टिल्टेड होगा, है ना, ऊपर की तरफ झुकेगा नहीं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज ही होगा। तो इस तरह से पॉलिटी में देख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ओवर रीच हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिपीटेडली पूछा जाता है इन पे क्वेश्चन। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, इस पे इंडिजनाइजेशन हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स में थीम बेस्ड है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बट उसमें आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। जैसे करंट अफेयर है, ठीक है, तो G20 है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बात लिखा हूँ, इशू बेस्ड करंट अफेयर। ठीक है, तो इशू बेस्ड करंट अफेयर और कुछ नहीं होता है कि आपको डे टू डे नहीं पढ़ना है करंट अफेयर, है ना। यहाँ पर जरूरत नहीं होती है प्रीलिम्स की तरह डे टू डे पढ़ने की। यहाँ पर आपको इशू पकड़ना है कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है पिछले 6-8 महीने में, कौन सी बातें हैं जो विद इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, और इंडिया एज ए पार्टनर ग्लोबल लेवल पे थी, कुछ बहुत बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, समिट्स हुई हैं, तो उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे इधर की कोई कंट्री हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान के साथ हो, नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ हुआ हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी समिट हुई है, G20 हुआ है, ठीक है, हमने होस्ट किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इशू बेस्ड करंट अफेयर के फॉर्म में। इस तरह से बहुत सारे इशू हो सकते हैं जो हमें करंट अफेयर में इशू बेस्ड तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, तो PYQ में जब थीम आप पकड़ेंगे तो आपको करंट अफेयर कौन कौन से टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने आप समझ में आएगा। एंड टाइम पे उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद रिवाइज करना, देखिए बहुत एक क्लेशे वर्ड है, सबको पता होता है रिवाइज करना है, बट रिवाइज लोग गलत तरीके से करते हैं। रिवाइज कैसे करते हैं? आपने सपोज के लिए 100 पेज के नोट्स बनाए, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे, आपने 3 घंटा दिया। अब आपके दिमाग ने आपको अच्छा सिग्नल दे दिया कि हाँ आपने बड़ी पढ़ाई करी है। देखिए इस तरीके से पढ़ने से कुछ फायदा होता नहीं है। यदि आपकी कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स में आपका टाइम कम नहीं हो रहा है तो आप एक्चुअल में रिवाइज कर ही नहीं रहे हैं। ये वैसी बात है कि आपने 100 रुपये सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, 10 साल पहले भी 100 रुपये रखा था, तो आज उसकी वैल्यू 96 या 95 हो जाएगी, क्योंकि उसी रेट से आपका इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना। वही बात है कि यदि आपको 3 घंटे ही लग रहा है और पिछली बार आपको 3 हो सकता हो 3 घंटा 20 मिनट लगाओ, तो आप 20 मिनट ही रिड्यूस कर पाए अगले रिवीजन में। आप समझ रहे हैं? तो आपका टाइम इफेक्टिवली कुछ कम ही नहीं हो रहा है, जितनी बार भी रिवाइज कर रहे हैं आप उतना ही टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप गलत तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। जनरली लोग गलत तरीके से रिवाइज करते हैं, ऐसे लेके अपना नोट्स खोल के बस ऐसे पढ़ते रहने को रिवाइज करना नहीं कहते हैं, ये रिवीजन काम ही नहीं आएगा। ठीक है, जो आप टॉपर स्टॉक देखते हैं ना, जनरली यहाँ पे कोई कुछ नहीं बताता है। जो ट्रू टॉपर स्टॉक होती है वो खुद की होती है, खुद को ही मानिए कि मैं ही अपने आप को सबसे बेस्ट गाइड कर सकता हूँ, या कोई मेंटर है जो आपको सही बता रहे हैं तो उनकी सुनिए। ठीक है, तो केवल एक ही तरीका काम आता है, वो एक्टिव रिकॉल। जैसे आप छोटे में पढ़ते थे ना कि एक पेज खोला फिर हाथ से छिपा लिया कि क्या लिखा है, फिर सोच रहे हैं, उस पर दिमाग लगा रहे हैं। अब ये करने में थोड़ा जोड़ पड़ता है ना। तो आपको एक्टिव रिकॉल कैसे करना है? सपोज करिए आप हिस्ट्री में आइडियोलॉजी का एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, कोई भी आप एक एग्जांपल लिख रहे हैं, कोई एक नाम लिख रहे हैं आप, ठीक है, आप लिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अपने दिमाग पे फोर्स डालिए और 4 बातें, कोई 4-5 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वल्लभ भाई पटेल के बारे में, वो यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए। वो भी केवल लाइन नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड लिखना है, एक एक शब्द लिखना है। अब इस तरीके से एक्टिव रिकॉल करेंगे ना तो 4 बातें जो फोर्स करके दिमाग पर डालेंगे कि आपने कितना रिवाइज किया है पहले, क्या कितना पढ़ रखा है, वो आपको अल्टीमेटली ज़्यादा नहीं देगा, 4 या 5 पॉइंट ही देगा। यही आपका एक्चुअल रिवीजन है, इसी को एक्टिव रिकॉल कहा जाता है, और यही रिवीजन आपको एंड टाइम पे याद आएगा। वहाँ पर केवल मुद्दे याद आते हैं, छोटे छोटे 4-5 पॉइंट जो होते हैं ना मेन वही याद आएंगे, आपको स्टेटमेंट वगैरह नहीं याद आएगा। तो आपको जो एक्चुअल वहाँ करना है आप उसकी प्रैक्टिस घर से ही करके चलिए ना। अब वहाँ पे क्यों ये सोच के जा रहे हैं कि आप ये पूरा जो पोथा पढ़ रहे हैं ये आपको कुछ याद आने वाला है? इसका 5% भी याद नहीं कर पाएंगे आप, नहीं याद होता है। ठीक है, कोई बिल्कुल ही नॉर्मल ना हो, बिल्कुल ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर उसका ब्रेन है तो मैं नहीं कह सकता, बट जनरली 100 में से 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है।
बट वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वो रिवाइज करते जरूर हैं, बट ऑन पेपर वो इफेक्टिव आंसर राइटिंग नहीं आती उनकी। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। एक्टिव रिकॉल करना ये तरीका होता है, ऐसे ही करिए और 20-25 दिन आखिरी टाइम पे एक्टिव रिकॉल ही करना चाहिए। प्लीज़ अपने 200-300 पेज के नोट्स को लेकर मत बैठ जाइएगा, वो बार बार आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा फील होगा, अल्टीमेटली पेपर पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, माइक्रो नोट्स का क्या काम होता है, हर वो चीज़ जो आपने पढ़ रखी है उसमें मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी बैचेस होते हैं बहुत लोगों को बनवाया भी है और बहुत फायदा होता है, यूपीएससी में भी बहुत फायदा होता है। 1 पेज रिचुअल में फॉलो करवाता हूँ। इसमें क्या होता है, सपोज करिए एक टॉपिक है कोई भी, ठीक है, पॉलिटी का एक टॉपिक है, गवर्नेंस का कोई टॉपिक है, आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक है, XYZ, आपने एक पेज में मान लीजिए उसका नोट्स बनाया, अब अभी टाइम नहीं है। 1 पेज रिचुअल जनरली आपको यदि पहले से पता होगा तो आपने बनाया होगा, और नहीं बनाया है, ठीक है, एक पेज का आपका नोट्स नहीं, उससे ज़्यादा है, कोशिश करिए उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में, फ्रेमवर्क की फॉर्म में लगभग एक कीवर्ड तक ले आइए। क्या कहने का मतलब है, सपोज करिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री में, ठीक है, आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ा, या नेशनल मूवमेंट तो काफ़ी बड़ा हो गया, आपने 1857 म्यूटनी पढ़ा। अब 1857 म्यूटनी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या फैक्टर थे, क्या कॉजेज थे, डिक्लाइन क्यों हुआ, इसको फर्स्ट फ्रीडम क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपने हो सकता है 4-5-6 पेज में पढ़ी हो, बट अभी टाइम नहीं है ना इतना पढ़ने का। अब हो सकता है एक पेज में लाने में बहुत टाइम लगे, आप कोशिश करिए इसको कीवर्ड फॉर्म में रखिए। ठीक है, कॉजेज लिखा, ऐसे 2-3 पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, क्या क्या इंप्लीकेशन रहे ये बना दीजिए। इसको जोड़ के लिख सकते हैं कि ये कैसे बर्थ तक पहुंचा, 1857 से 1885, ठीक है, बर्थ ऑफ INC, इनके बीच में कनेक्शन दिखा दीजिए। अब ये थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ फ्रेमवर्क बना लीजिए एक पेज पे, है ना, आधा पेज बना लीजिए, एक पेज लीजिए, आधे पेज में एक टॉपिक, इस तरीके से कुछ फ्रेमवर्क बनाइए। उसको मैं बोलता हूँ 1 कीवर्ड वाले नोट्स, एक कीवर्ड वाले। अब ये एक कीवर्ड वाले जो फ्रेमवर्क बन रहा है ना आपके, बस यही याद आने वाले आपको पेपर में, पेपर के 1-2 दिन पहले आपको बस यही याद आएंगे और इसी को पढ़ना है आपको बार बार। वो अपने 100-150 पन्ने के नोट्स जो है ना उसे एकदम रख दीजिए, वो नहीं काम आएंगे। अब उसे बहुत कंडेंस कर लीजिए, उसको कंडेंस करके आपको एक कीवर्ड पे ले आना है। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने जो बताई हैं, ठीक है, PYQ वाली बात, इशू बेस्ड करंट अफेयर, रिवीजन, माइक्रो नोट्स, ये सब कुछ करने का फायदा कभी है, ये सब कुछ अल्टीमेटली सम्स कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ आंसर राइटिंग पे जाके मिल रहा है। यदि आपकी आंसर राइटिंग नहीं हुई है तो ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। आप कितना पढ़ लीजिए, आप कितना रिवाइज कर लीजिए, आप नोट्स का नोट्स बना लीजिए, आप प्रीवियस ईयर को एकदम मास्टर कर लीजिए, बट अल्टीमेटली तो वो एग्जामिनर आपका देख रहा है ना कि लिखावट क्या है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप इसको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग कर लीजिए, आप इसको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कह लीजिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने कम कर रखी है तो प्लीज़ अभी से बैठ जाइए, डेली 6-8 आंसर लिखिए। कोई कहता है आपको नहीं, 1 वीक पहले नहीं लिखा जाता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। आपको एंड टाइम तक 2 दिन पहले तक आंसर लिखना पड़ेगा। आपका हाथ यदि नहीं सूझ रहा है ना, आपके पेन नहीं खत्म हो रहे, कॉपियाँ नहीं खत्म हो रही है, नहीं होता है सिलेक्शन। लिटरली बता रहा हूँ, ये बात सुनने में आपको लगेगी कि मैं अलग बात कह रहा हूँ, कोई नहीं बताता, टॉपर्स भी नहीं बताते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी की मत सुनिए, लिखिए, लिखने से ही होगा। उनको क्यों लिखावट दिखेगी, आप कितना नॉलेज कैरी कर रहे हैं उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल देखने नहीं जा रहा है आपको कितनी कितनी गहराई में चीज़ें पता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। शायद 4-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं क्लियर कर पाते मीन्स बारी बारी। ठीक है, और कुछ लोग एक बारी में कर लेते हैं, उन्हें एक क्रक्स पता होता है कि अल्टीमेटली मुझे 300-400 शब्दों में वहाँ पे अपनी बात को रखना है। अब ये आर्ट आपको नहीं आती है, अभी भी SCS की तरफ से आप मौका है। ठीक है, हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है फास्ट ट्रैक आंसर राइटिंग बैच का। देखिए, एक बैच तो हमारा रेगुलर चलता ही है, ठीक है, जिसमें आपको 4 महीने मिलते हैं, अलग अलग टाइम पे होता है। 4 मंथ का बैच होता है, 3 मंथ का होता है, जिसमें आपको एक रेगुलर आंसर राइटिंग जो कराई जाती है, चाहे UPSC हो चाहे BPSC हो। बट ये 20 दिन का क्यों रखा गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जिनको टाइम नहीं रहता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिवाइज करते रह जाते हैं, उनको गाइडेंस नहीं होती है। बहुत लोग होते हैं लैक ऑफ गाइडेंस से नहीं करते आंसर राइटिंग, उनको एक रहता है दिमाग में, उनके एक फोबिया बैठा होता है कि लिखना नहीं है, पढ़ कितना भी लो। उनके लिए ये एक पेनेसिया हो सकता है, ठीक है, एक रामबाण हो सकता है। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हो सकता है किए हों, मैं उनको भी ये बात कहूँगा कि आप ये 20 दिन यदि मुझे देते हैं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप इतने ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लेंगे आंसर राइटिंग में कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे। पहले वीक में, जनवरी में जब आपका एग्जाम होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठेंगे। 20 दिन का ये प्रोग्राम है, बहुत ही प्लान तरीके से इसको करना है। इसको करने से पहले एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी जादुई छड़ी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इस तरह की कोई मैजिक पिल नहीं देने वाला, आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके प्लीज़ मत ज्वाइन करिएगा, है ना। यहाँ आपको बहुत रगड़ा लगवाया जाएगा, मेहनत करवाई जाएगी। यदि आप तोड़ के मेहनत करना चाहते हैं प्लीज़ तभी ज्वाइन करिएगा, ये मैं एकदम सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरी। कोई भी नॉन सिंसियर स्टूडेंट मत आए, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है, क्योंकि लोग फिर पढ़ते नहीं है, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा भाई। आपको यदि मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको जमा करना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। नहीं तो आप कितना पढ़े हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज से शुरू हो रहा है, ऑलरेडी लोग हैं, लोग लिखना शुरू कर दिए हैं और उनको उसका असर दिख रहा है। ठीक है, 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको लगता है आप 20 दिन में 120 क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, आप पूरे टाइम में नहीं लिखे हैं, या कोई शायद 20-25 क्वेश्चन पूरे टाइम में लिखा है पिछले 5-6 महीने में, उस सब कितना ज़्यादा एज ले लेंगे। तो एक्चुअल में कोई बराबरी ऐसा होती नहीं है कि आप सोचिए कि आप किसी से पीछे है। ठीक है, आप यदि 120 क्वेश्चन लिख ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एट पार चले जाएंगे। GS1 के 60 क्वेश्चन होंगे, GS2 के 60 क्वेश्चन होंगे, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। देखिए, स्टैट्स जो होती है
उसका आंसर राइटिंग की एबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बेफालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा, ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें आपको ऑलरेडी PYQ लगाना है, उसके अलावा कुछ मत करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न आया है उन DIs को देख लीजिए, उन DIs की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मॉडल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, बट वही बात है, एंड टाइम पे मैं खुद ही सजेस्ट करता हूँ, दिया जरूर जाएगा। हर वो चीज़ जो दी जाती है वो काम की नहीं होती है, आपको अपना फायदा देखना है, ठीक है। थोड़ा सेल्फिश रहना है कि आपको अपनी परीक्षा निकालनी है, आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, ठीक है। आंसर राइटिंग का फीडबैक बहुत ही उम्दा आपको मिलेगा, कहने की कोई बात ही नहीं है। जिन्होंने पहले मुझे जाना है, जो मेरी आवाज़ जानते हैं वो जानते हैं मैं क्या 2-2 बजे रात में लोगों को काम करवा देता हूँ, ठीक है। सबको इंडिविजुअली मिलेगा, 24 घंटे के अंदर मिलेगा। डिटेल्ड आपकी जो दिक्कतें होंगी, जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आपको क्या इनरिच करना है, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, एक कॉमन ग्रेवी क्या होती है आंसर राइटिंग की, जो मैं कहता हूँ कि कभी कुछ ना आए तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन वगैरह जो होगा वो मैं खुद ही करूँगा, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में आपने डाउट पूछ सकते हैं, 8 घंटे में उस डाउट को मैं बता दूंगा, मैक्सिमम 8 घंटे, कोशिश करूँगा जल्दी बता दूंगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ग्रुप हो सकता है, इसको आप इफेक्टिवली करना चाहें तो प्लीज़ सिंसियर हो तो ही ज्वाइन करिए। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सोचिए कि आप बस पढ़े हैं, आप लिखना नहीं जानते, आपके अंदर एक इनर्शिया है कि नहीं मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं केवल दूसरों के आंसर देख लूंगा, नहीं होने वाला, ठीक है। हाथ नहीं चलेगा, नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। मेहनत करना जानते हैं, मेरे साथ लगना जानते हैं तो आ जाइए, मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि 20 दिन में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप बात करके, ठीक है, इन UPI ID में पेमेंट करके, यदि आप यहाँ पे करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। इस UPI ID पे करेंगे तो ये नाम आना चाहिए, यहाँ पे करके या बात करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरी बात थी, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिए, जो मैंने मुद्दे बताए हैं अभी PYQ और ये सब, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे के सारे सम हो रहे हैं आंसर राइटिंग पे। यदि आपकी आंसर राइटिंग नहीं हुई है, अभी भी मौका है, अभी भी आप लग के 20 दिन करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्केल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।